वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं सलाउद्दीन शाह एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये सुपर टीईटी की जो ऑनलाइन हमारी बैच है, उस ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग एक हफ्ते मैथ का सेशन पढ़ते हैं और अगले वीक करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स की। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक 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 चलिए। तो बच्चों, कलम और कॉपी आप निकाल लीजिए। करंट अफेयर जो हम शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई महीने से शुरू करेंगे। कहाँ से? जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 से शुरू करके कंटिन्यू में डेडलाइन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उन सबको हम लगातार नोट करते चलेंगे। बात समझ में आई? फिर उसके बाद परीक्षा के 2 महीने पहले जो जुलाई 2020 के पहले के करंट अफेयर्स हैं, यानी जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के, उन्हें हम टॉपिक वाइज कवर कर देंगे। तो आसानी से आपके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो डेडलाइन बेस्ड बन सकते हैं। मीन्स वहाँ पे निधन, नियुक्तियाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं। लेकिन जो योजनाएं, परियोजनाएं होती हैं या जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो एनुअल भी आते हैं, इसलिए उनको हम टॉपिक वाइज आपके लिए कवर कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो इतना आप हम पर यकीन रखिए कि अगर गणित के में भी हमने दमदार प्रदर्शन किया है और उस पर अगर आपने अच्छा सीखा है, तो करंट अफेयर्स भी किसी से छुपा नहीं है। करंट अफेयर्स में भी हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छे कंटेंट मैंने बच्चों को फंसा कर दिया है, जिससे वे बच्चे उसे अध्ययन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए हैं और आज जा कर के जॉब कर रहे हैं। तो हम अपनी करंट अफेयर्स के एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आप लोग कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्लासेस को, और साथ में अगर आपको जहां ज़रूरत पड़े नोट डाउन भी करते चलिएगा। इसकी क्लास नोट्स भी हम आपको देंगे, आप बेफिक्र रहें। आप सोच रहे होंगे कि सर तो क्लास नोट्स की जिक्र काफ़ी दिन से कर रहे हैं लेकिन क्लास नोट्स दे नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, क्लास नोट्स जो है 5 सितंबर से अब तक जितना भी पढ़ाया हूं उन सब की क्लास नोट्स 5 सितंबर तक आप सब लोगों को मिल जाएगी। क्लास नोट्स ही नहीं, लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे आप लोगों को, कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी, कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। जैसे स्टार्ट कर लीजिएगा बेटा, कॉपी कलम आप निकाल लीजिए अपनी। ऑफिस पे होंगे अर्चित? एक बार हम भी देख लें कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है नहीं। एप्लीकेशन पर क्लास को एक बार ऑन कर लें, फिर हम लोग पढ़ाना शुरू करें। कल मैंने YouTube पर एक क्लास करंट अफेयर्स की कराई थी। इसमें से जितने लोग देखे होंगे उस क्लास को ज़रा कमेंट्स करें कि हमने YouTube पर आकर के वो क्लास देखी थी। अगर नहीं भी देखे हैं या देखे हैं, उस क्लास से हमारा पेड क्लास का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पेड क्लास अपने में अलग क्लास है और यूनिक क्लास है, जहां आपको लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेंगे, PDF मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, चैप्टर वाइज सीरियल से यहाँ पे काम होगा। जबकि यूट्यूब पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपको नोट्स नहीं मिलेगी, PDF नहीं मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपको क्लास टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, डाउट सेशन नहीं क्लियर हो पाएगा। जबकि एप्लीकेशन पे बहुत कुछ आपके लिए है, और वो भी मात्र 1200 रुपये में। यकीन करिए बहुत ही सस्ती बैच है। ऐसे में तो सभी कैंडिडेट को इस बैच को ऑफ ले लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। तो कल हम यूट्यूब पर जहां शुरू किए थे बेटा, उसी टॉपिक को आज भी हम शुरू करेंगे यहाँ पर। रीज़न है कि वो हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास से ही हमें चलना है लेकर के। ठीक है? और पहली क्लास से ही लेके चलना। जो बच्चे पढ़े थे, वहाँ देखे थे, वे घबराए ना, वे नोट कर लेंगे दोबारा, उनके लिए नोट्स बन जाएगी। ठीक है? और जो नहीं पढ़े थे वे बच्चे पढ़ ले, क्योंकि क्लास पहली वही थी जिसको मैंने यूट्यूब पर आकर के एज अ प्रमोशन किया था। आज उसी क्लास को हम कंप्लीट डिटेल करेंगे, और एक बार अगर और सुन लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और करंट अफेयर्स, GK वगैरह एक ऐसा सेक्शन भी है जिसको जितना ज़्यादा हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं, जितना ज़्यादा बीच में ग्रुपिंग करते हैं, उतना ज़्यादा याद होता है। अगर आप GS का विषय हो जाए या करंट अफेयर्स का विषय हो जाए, घर में आप अकेले बैठ के बहुत पढ़िए, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप में डिस्कशन करते रहोगे, कमेंट बॉक्स में
उत्तर टाइप करते रहोगे तो विश्वास करिए कभी आप जो है कंफ्यूजन के शिकार नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं। सेम क्वेश्चंस वही करूंगा जो कल मैंने किया था, उसके आगे भी अगर टाइम बचा तो उसके आगे भी लेके चलूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास लेके आया हूँ, यूट्यूब पर वीकली आती है तो वहाँ बहुत कम रहेगा, यहाँ पूरा रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन छप रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे पहले सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है ये है क्या। अब आप सोच रहे हैं यूट्यूब पर जो पढ़ाए वही यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। बेटा यहाँ पर जो पढ़ाएंगे वो अलग है, यूट्यूब पर जो पढ़ाएंगे अलग है। यहाँ पर मुझे एक तरफ से नोट्स बनवानी है, एक तरफ से क्लास करवानी है, इसलिए 1 जुलाई से लेकर के कंटिन्यू मैं चल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि अब जुलाई का न्यूज़ यूट्यूब पर पढ़ा दिया तो ऐप पर छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे। ऐप पर आपके पास सुरक्षित रहेगी, हो सकता है यूट्यूब से क्लास हटा दी जाए लेकिन ऐप की क्लास तो हटा ही नहीं जाएगी, 10 महीने तक आपके पास पड़ी रहेगी, आपकी परीक्षा हो जाएगी तब तक पढ़ा रहेगा पूरा। बिल्कुल आप लोग ने कल क्लास देखा था, तो चलिए शुरू भी करते हैं हम लोग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के पहले सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आप लोगों को ऑप्शंस है, देखो कुछ बच्चों के याद भी हो चुके हैं, वे फटाफट अपने उत्तर भी बता ले रहे हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन में गुजरात देखा, दूसरे में दिल्ली देखा, तीसरे में लक्षद्वीप और चौथे में पंजाब। जो बच्चे कल क्लास देखे थे वो बिल्कुल बोरिंग ना महसूस करें, वे भी टिके रहे, उत्तर करते रहे, उन्हें और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। अब कल के दिन में मैंने आपको बताया था बेटा, जो ये जस्ती रेबार है, जस्ती रेबार का मतलब है कि जो ये हमारे पास यहाँ पर रेबार का आशय जो है वो एक सरिया पर है। एक्चुअली हमारे पास जो सरिया बनती है आप सबको पता, वो लोहे की सरिया बनती है, उसमें बारिश वगैरह लग जाती है, भीग वगैरह जाती है, तो वो क्या होता है उस पर जंग लग जाता है, और जंग लग जाने की वजह से वो सरिया जो होती है उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत घट जाती है और फिर हमारा उससे काफ़ी लॉस होने लगता है। अब ये हुआ कि भाई जस्ती रेबार में एक कहा गया कि भैया जो सरिया हम लोग बनाते हैं उस सरिया के ऊपर जस्ते का एक कोट करेंगे, जस्ते का एक लेप उसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे बारिश वगैरह में पानी वगैरह से भीगने के बाद उस पर जंग ना लगे और उसकी उम्र भी काफ़ी लंबी रहे। तो इसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय जिनके हाथ में है, यानी कह सकते हो प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने, इन्होंने इसका उद्घाटन किया पंजाब के अंदर। और एशिया का पहला ऐसा प्लांट भी लगा हुआ है, अब तक एशिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं लगा था, याद रखिएगा। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई इसके लिए जो हमने एस्टिमेट रखा है कि इसका एनुअल प्रोडक्शन जो होगा वो एनुअल प्रोडक्शन होगा 30,000 टन। तो अब कई बातें यहाँ पर आई, तो पहला सवाल तो यह है, एशिया का पहला जस्ती रेबार प्लांट कहाँ पर लगा? पंजाब में। उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हैं कौन? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसका एनुअल प्रोडक्शन क्या है? इसका एनुअल प्रोडक्शन है 30,000 टन। अब अगर दूसरी बात करी जाए कि ये जस्ती रेबार है क्या, तो आप बता देंगे एक सरिया है जिसके ऊपर जस्ते या जिंक का लेप लगा हुआ होगा या लेप चढ़ा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से सारी बातों को आपने सुना और कर लिया होगा। आप लोग उत्तर भी देखेंगे तो उत्तर भी हमारा ब्लिंक करेगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड, लिखा एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार, देखिएगा एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार एमएसएमई को निरूपित करने के लिए नया शब्द क्या होगा? जितने लोगों को पता है इस बात को वे सभी कैंडिडेट क्या करें, ध्यान से सुने। जितने लोगों को ये बात पता है वे सभी लोग एमएसएमई का पूरा नाम लिखें। जितने लोगों को याद है वे सभी एमएसएमई का पूरा नाम लिखें। यकीन करिए करंट अफेयर्स हम आपको हमेशा के लिए याद करा देंगे, कभी भी देखने के बाद करंट अफेयर्स में आप कंफ्यूज नहीं पड़ेंगे। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? मैं एमएसएमई का पूरा नाम पूछ रहा हूं। एमएसएमई जहां पहले यम का मतलब है माइक्रो, क्या है? माइक्रो। दूसरे यस का मतलब है स्मॉल, फिर यम का मतलब है मीडियम एंड इंटरप्राइजेस। बात समझ में आ गई? तो पहला सवाल तो यही है, आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, तो आप बता दीजिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेस। अब कहोगे है क्या ये बेटा एक बिजनेस, उद्योग जो होते हैं उन्हीं उद्योगों का, ठीक है, उन्हीं उद्योग को नियंत्रित करने के लिए उनका
यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनके लिए सहायता देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रालय है, ठीक है। और इसके जो मंत्री हैं, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपको पता ही है, इसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जो हैं आपको पता होगा, इसके अलावा इस सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं। क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं। अब एमएसएमई में तो एक माइक्रो वाले को जो रखा गया, इसमें कहा गया ऐसे बिजनेस जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 1 से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक एनुअल टर्नओवर है, उन्हें माइक्रो के अंदर रखा गया। और स्मॉल के अंदर उन्हें रखा गया जिनका टर्नओवर, अब आप लोग मुझे एक कमेंट करके बताइएगा, स्मॉल के अंदर कितने करोड़ रुपए तक का रेंज रखा गया है। देखता हूं कितने लोग इसके सही जवाब करते हैं कि स्मॉल जो बिजनेस है इसके अंदर कितने करोड़ का टर्नओवर रखा गया है। ठीक है, देखता हूं यहां पर 10 से लेकर के 50 करोड़ तक का जो जिनका एनुअल इनकम होगा उन उद्योग को रखा गया है, जबकि मीडियम के अंदर 50 से लेकर के 250 करोड़ का जो प्रोडक्शन है उसको रखा गया है। तो आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी इसको निरूपित करने के लिए एक नया नाम रखा गया है, उसी नए नाम को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चक्र नाम रखा गया, दूसरा ऑप्शन उदयम रखा गया, तीसरा ऑप्शन व्यापार नाम रखा गया, या चौथा ऑप्शन मेघा। तो आप लोग मुझे बताएंगे इनमें से कौन से नाम से इसे निरूपित किया गया है, उस नाम को हमें जानना है और आपको बतलाना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करिए और देखते हो कितने लोग सही जवाब बता पा रहे हैं। अभी क्लास में कॉल करता हूँ 9 बजे के बाद। चलिए फटाफट करिए। फटाफट करिए बेटा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए उदयम नाम रखा गया है। क्या रखा गया? उदयम। बिल्कुल उदयम सही जवाब है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ऑप्शन बी यहां पर ब्लिंक कर रहा है ब्लैक कलर, येलो कलर में। तो आशा करता हूं ये भी टॉपिक समझ में आ गया। 2 न्यूज़ आपने हमसे सुनी है और इस 2 न्यूज़ के साथ साथ आपने कम से कम 8 से 10 प्रश्न सीखे हैं। अब 2 न्यूज़ के साथ 8 से 10 प्रश्न जो सीखे हैं, अगर यहाँ से कोई सवाल आपके पेपर में बनेगा तो मुझे यकीन है कि उस सवाल को आप कभी भूलोगे नहीं। इतनी शालीनता से, इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़, इतने एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा आपको यकीनन मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ाएगा, आप पढ़ करके देख लीजिए। जहाँ तक यूट्यूब पे बात है, बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाएंगे भी, लेकिन वो डेडलाइन में इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं, इतनी न्यूज़ सिखा देते हैं कि जब 6 महीने साल भर के बाद जब पेपर देने जाओगे और उसके अगर नोट्स बना के देखोगे तो यकीन करिए कि इतनी मोटी पूरी की पूरी, उससे तो जीएस से भी कहीं ज़्यादा करंट अफेयर्स को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे और वहाँ पर उत्तर सही बनाने के बजाय आप कन्फ्यूज़ की दुनिया में चले जाओगे। इसलिए डेडलाइन पर मत फोकस करिए। जो मैं आपको करा रहा हूँ आप समझिए मेरी बातों को, वैल्यूएट करिए उसे, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी मैं फटाफट ला दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, हाल में ही किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया? आप लोगों ने कल पढ़ा भी था और उत्तर भी कर लेंगे। बहुत लोगों ने कल इसके जवाब भी दे रहे थे, गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन आज मुझे सब पर यकीन है कि आज सभी के जवाब इस पे बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि कल की क्लास में आपने देखा है और आज जवाब भी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कल जो आप पढ़ोगे वो बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वे अभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं, वे अभी यूट्यूब पर आएंगे भी नहीं। ठीक है, वे यूट्यूब पर संडे को आएंगे, उसके पहले तक मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँगा। ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते पूरे करंट अफेयर्स चलने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करके ध्यान से सुनिएगा। ज़बरदस्त करंट अफेयर्स रहेगा, बहुत कम कंटेंट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता देंगे। और मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप नोट्स भी बना सको। बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा तो नोट्स आप नहीं बना पाओगे। बात समझ में आई? क्योंकि लेक्चर जो होता है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वीडियो देखना एक अलग चीज़ होती है और PDF देना एक अलग चीज़ होती है। तीनों का अपना अहम रोल अलग अलग है। वीडियो में जितनी बातें मैं ओरली बोलता हूँ, जरूरी नहीं को सारी बातें मैं बोर्ड पे लिख दूँ और जरूरी नहीं को सारी बातें प्रिंट ही होके आए। इसलिए जैसे क्लास में आप सुनते रहते थे और जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगती थी उन्हें आप नोट करते चलते थे, वैसे यहाँ पर भी लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगे उन्हें आप नोट करते चलिएगा। बिल्कुल, प्लेटिना के बारे में आप लोग मुझे बताइए और मुझे देखना है कि प्लेटिना कितने लोगों का सही आ रहा है उत्तर। ठीक है, जितने भी लोग क्लास देखे थे वो मुझे यकीन है कि उन सबके उत्तर सही होगा, लेकिन जो क्लास नहीं देखे थे वे भी अगर करेंगे उत्तर, थोड़ा बहुत अगर अपडेट रखते हैं अपने आप को, तो उनके भी उत्तर सही होंगे। बेटो प्लेटिना जो है, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी एक सेंटर है।
ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी जो होती है, आप कहोगे प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो आप सब लोगों को पता है, रोज़ डेली न्यूज़ में इसका नाम आप सुनते रहते हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी। रोज़ डेली इसके न्यूज़ आप डे बाय डे आप सुन रहे हैं, ठीक है। सब लोगों को पता हो गया होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। क्यों बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज़ जा रही, वीडियो देख पा रहे हैं? 1 मिनट में देख लो, क्योंकि मेरे फ़ोन में वीडियो चल नहीं रहा है, 1 मिनट में चला लूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया है? एक बार बेटा देख लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। चल तो रहा है नेट। चलो देख पा रहे होंगे आप लोग, फिर भी मैं चालू कर लेता हूँ। तो बेटा प्लाज्मा थेरेपी आप लोग को पता है, जैसे कि कोविड-19 कोरोना की महामारी फैली हुई है, आप देख ही रहे हैं। कोरोना के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इसमें यही है भाई, अपने आप के लिए सावधानी बरतिए, ठीक है। अपने आप की सावधानी बरतिए, लोगों से दूर रहिए, हाथ वगैरह को कंटिन्यू धुलते रहिए, मास्क का पहनिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। सिर्फ सावधानी से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हो कि ज़िंदगी को कैसे अस्त व्यस्त कर रखा है। शिक्षण संस्थान तो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस कोरोना बीमारी से जो गंभीर हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी जान बचाने के लिए एक शोध में ये पता चला है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित थे और अब अगर वे ठीक हो चुके हैं, तो उनके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं। मतलब उस संक्रमण को पहचानने की शक्ति उनके शरीर के अंदर आ चुकी है, उस वायरस से लड़ने की ताकत उनके अंदर आ चुकी है। अगर उनसे में प्लाज्मा को लेकर के अगर इनके बॉडी में चढ़ा दिया जाए, तो इनके बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज जो होंगे वो बन जाएंगे। एंटीबॉडीज से आशय ये है कि उस बीमारी के पहचानने और उससे लड़ने की शक्ति मिल जाना। बात समझ में आ गई? तो अब होता क्या है प्लाज्मा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोरोना बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो उसके 14 दिन बाद हम जाकर के अपना ब्लड डोनेट करते हैं। जब अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड में 4 चीज़ें स्पेशली होती हैं। पहला का नाम आप लोगों को सबको पता है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, चौथा होता है प्लाज्मा। राजमा मत करना है, प्लाज्मा है। बात समझ में? प्लाज्मा जो है एक लिक्विड तरल पदार्थ है। अब ये होता क्या है कि आपके खून में से प्लाज्मा की मात्रा को निकाल लिया जाता है, बाकी ब्लड आपके शरीर में दोबारा चढ़ा दिया जाता है। सिर्फ प्लाज्मा ही निकाला जाता है बस, बाकी का ब्लड आपके शरीर में दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, दोबारा चढ़ा दिया जाता है। अब इस प्लाज्मा को जब आपके शरीर के अंदर चढ़ा दिया जाता है तो आपके खून में मिल करके पूरे शरीर में ये दौड़ने लगता है और एंटीबॉडीज डेवलप करता है, उन संक्रमण को पहचानने की शक्ति आ जाती है और लड़ने की ताकत हो जाती है। यानी आपके ब्लड के साथ पूरे शरीर में दौड़ने लगता है और संक्रमण को पहचानने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता आपके शरीर के अंदर आ जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन आरबीसी से मैं देखा हूं सवाल बहुत बनते हैं। अब स्पेशली ब्लड की बात आई है तो मैं यहाँ पे 2-3-4 चीज़ें बता देता हूं। पहली चीज़ तो ये समझ लेना, ओ ब्लड ग्रुप जो है, ये याद रखना, ये सर्वज्ञ दाता है। सर्वज्ञ दाता का मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका है ये सबको दे सकता है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ये भी जानते रहना, कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है, निम्न में से सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है। अगर सर्वग्राही कहा जाए तो सर्वग्राही ए बी है। ए बी जो है ये सर्वग्राही है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। बात समझे? ए बी जो है ये सर्वग्राही है, यानी सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। और याद रखना, ये जो ब्लड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसको कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। कई बार ये भी सवाल पूछता है कि ब्लड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसको किसने किया है? तो लॉर्ड कैन स्टीनर ने किया है। ठीक है, तो आप ये जानते रह, भूलना मत। अब बात आती है आरबीसी की, तो आप सबको पता होगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन होता है। यानी जो ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, हिंदी बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसके अंदर ये भी समझ लेना, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। जो मानव के अंदर पाया था, ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी जो बनते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। अब जानिएगा, अब आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होते हैं। ये आरबीसी ने रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये केवल 20 से 120 दिन तक जीते हैं, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जो कब्रगाह कहा जाता है, और इनका कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को।
बात समझ में आ गई। और ये आरबीसी जो है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। ये भी सवाल अगर पूछा जाए, लाल रुधिर कणिकाओं में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ये हमारे ब्लड को लाल रखने का काम करता है। ठीक है, हमारा ब्लड जो होता है इसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है। ये भी सवाल अगर बने तो आप बता लेना। अब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अक्सर पूछा गया है पेपर में, क्योंकि हम लोग तो पेपर बहुत देते रहते हैं और देखते रहते हैं कि यहाँ पर फीमेल में जो माना जाता है 12 से 14 ग्राम तक माना जाता है, और मेल में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 14 से 16 ग्राम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो आरबीसी से जितने भी सवाल वनडे एग्जाम में बनते हैं उन्हें मैं बहुत आराम से, बहुत सहूलियत के साथ बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, यहां से सवाल पक्का बन सकता है पेपर में साइंस के अंदर। याद रखिएगा, वो सवाल आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पर थोड़ी ज्यादा जिक्र कर रहा हूं। डब्ल्यूबीसी जो है इसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। याद रखना, ये जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का मेन काम इन्हीं का होता है। बात समझ में? मेन काम इन्हीं का होता है एंटीबॉडीज बनाने का, और संक्रमण से लड़ने के लिए ये होते हैं डब्ल्यूबीसी। इसीलिए इन्हें हमारे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। और एक बार हमारे शरीर के अंदर अगर ये बन जाते हैं तो ये पूरे जीवन काल तक बने रहते हैं। इनका निधन या मृत्यु जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। अगर इनकी संख्या अगर गिरने लगे तो समझ लो आपको ल्यूकेमिया हो गया है, मीन्स आपको ब्लड कैंसर वगैरह भी बोलते हैं कि आपको ब्लड कैंसर जैसी चीज़ हो गई है। प्लेटलेट्स आप जानते होंगे, डेंगू वगैरह के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है। आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स जो औसतन एक इंसान में होनी चाहिए वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होनी चाहिए। बहुत तेज़ी से गिरते भी हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। स्पेशली प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती है बकरी का दूध या पपीते के पत्ते वगैरह जो होते हैं, उनमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और याद रखना, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो पूरा का पूरा प्लाज्मा आप समझ ही गए। और प्लाज्मा थेरेपी अगर सबसे पहले कहां शुरू किया गया, तो प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुआ। लेकिन अगर यह बात करी जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का पहला सबसे पहले कहां सेंटर खोला गया, यानी सबसे बड़ा कहां पर इसका टेस्टिंग सेंटर हुआ, तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में खुला। तो आई होप अब आपको पूरी बातें बहुत विधिवत समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत विधिवत ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं और अगर हमारी क्लास आपको समझ आ रही है, तो मेरा आपसे एक गुजारिश भी है कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप देकर के हमें बता दीजिए कि सर क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बहुत समझ में आ रहा है। जल्दी से टास्किंग करके आप लोग भी बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलते रहोगे, घर में आप अकेले जब बैठे हो ना, तो कोशिश करो कि बोल करके पढ़ो। जरा सोचो, शुरू में हो सकता है आपको अटपटा लगे, मुझे नहीं अटपटा लगता। मैं भी एक क्लासरूम के अंदर, एक बड़े से हॉल के अंदर अकेले खड़ा होकर के कैमरे के सामने देखो कितना प्यार से मैं बोलता हूँ, कितनी बातों को मैं समझा देता हूँ, कितनी बातों को बता देता हूँ। कैमरे के सामने ही तो खड़े हैं, कौन सा यहाँ लोग कोई है नहीं है ना। तो सेम यही चीज़ आप भी जब घर पे पढ़ रहे हैं बैठ करके, आपके सामने तो कम से कम हमारा वीडियो है जिसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो कम से कम हमारी बातों को वहाँ पर आप ज़ुबान से बोलिए। जितना ज़्यादा बोल करके पढ़ोगे, दिमाग के अंदर उतना लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए अभी वाले सवाल का उत्तर आप लोग करिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिखा, किस मंत्रालय के द्वारा सपनों की उड़ान नाम से एक केंद्र प्रायोजित PMFME योजना प्रारंभ की गई। सबसे पहले जो लिखा गया है PMFME योजना। PMFME योजना का पूरा नाम बताइए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है पूरा नाम। तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका पूरा नाम क्या होता है। देखते कितने लोग बताएंगे PMFME का पूरा नाम, कितने लोग टाइप कर पाएंगे, वही मुझे देखना है। कोई नहीं टाइप कर पाएगा यार, इतना भी कठिन नहीं कि कोई नाम मैंने टाइप कर पाए। देखता हूं, कल के दिन मैंने पढ़ाया भी था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। चलिए, मैम ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, कुसुमवती ने लिखा है, गलत लिखा है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ वो तो आपने उत्तर कर दिया होगा तो अलग चीज़ है।
ठीक है। चलिए समझा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा नाम इसका। इसका पी का मतलब है, पीएम का मतलब आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर, एफ का मतलब है फॉर्मलाइजेशन, क्या नाम है, फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। बात समझ में आ गई? तो पहला सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा नाम पूछे तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। कुल मिलाकर के कह सकते हो यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो छोटे छोटे धंधे हैं, पहले समझ लीजिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो बहुत छोटे छोटे धंधे हैं, यानी जो खाद्य सामग्री को बनाने वाले जो बहुत छोटे छोटे धंधे हैं, उनके लिए ये कहा गया भैया कि अब आपको लोकल से ग्लोबल बनना है। क्या करना है? लोकल से ग्लोबल बनना है, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम किसी फॉरेनर कंट्रीज़ के ऊपर हम डिपेंडेंट होने की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम जो है स्वयं की चीज़ों को बना करके उन्हें ग्लोबल स्तर पर उनकी पहचान बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। ठीक है, बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए भाई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार ने कहा कि हम इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। कितने का? 10,000 करोड़ का निवेश कर रही है सरकार। अब इस 10,000 करोड़ का जब निवेश करेगा तो हमारा जो लोकल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसे ग्लोबल स्तर पर पहचान बन सकेगी, क्योंकि हम इसकी क्वालिटी को अच्छी कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जब इनकम आने लगे, और हम इसकी जो है टेक्नोलॉजी को भी मेंटेन करके हमारे रीचेबल जो भी है वो भी और अच्छी हो सकेगी। तो आशा करता हूँ ये भी बात आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये योजना जो शुरू करी गई, ये योजना का नाम है सपनों की उड़ान के तहत। किसका? सपनों की उड़ान के तहत शुरू की गई है। तो ये भी सवाल अगर पूछेगा तो बता देना, सपनों की उड़ान। और अगर पूछा जाए कि अभी जो अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल। ये इसकी खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो हरसिमरत कौर बादल। आपको अगर नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लेना, क्योंकि ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मंत्रालय से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो अब आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसका उत्तर जो सही है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके मंत्री भी मैंने आपको बता दिया, हरसिमरत कौर बादल। तो ऑप्शन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मूव कर रहे हैं, ध्यान देना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई? बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सवालों में से एक है। जल्दी से इसके उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और मुझे भी देखना है कि कितने लोगों के जवाब परफेक्ट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कमेंट जो है सब सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। बिल्कुल कुछ लोगों के उत्तर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग उत्तर दे रहे हैं हम उनके उत्तर को स्वीकार करते हैं। ठीक है, उत्तर कुछ लोग दे रहे हैं मध्य प्रदेश। मैं आपको बता भी देता हूं, देख लीजिएगा, ऑप्शन पहले ब्लिंक कर रहा है, मैंने ला भी दिया है स्क्रीन पर। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी सर मैं क्लास में 9 बजे आपको बैक कॉल करता हूँ, 9 बजे आपको बैक कॉल करते हैं अभी क्लास में। ठीक, चलिए तो ध्यान देना बेटा, इसे भी समझ लीजिएगा। आपको पता है कोविड-19 ने तो ऐसी महामारी मचाई है कि लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वित्तीय रूप से, हर तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। स्पेशली गरीब और मध्यम वर्ग के लोग का जीना दुश्वार होता जा रहा है। आज समाज की रीढ़ जिसे कहा जाता है, समाज सुधारक जिसे कहा जाता है, समाज में सबसे अहम रोल जिसका है एक शिक्षक का, आज वो प्राइवेट शिक्षक सड़कों पर आ चुके हैं। उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे लोग बेचारे, स्कूल कॉलेज वाले जो है
उन्हें पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं या पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, वे बेचारे अपनी कोचिंग वगैरह भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपनी जीविका उपार्जन कैसे कर रहे होंगे। जबकि अगर आप कभी ध्यान से सुनिए, वे आपके समाज के निर्माता हैं, आपके यकीनन आपके समाज को एक नई राह पे ले जाते हैं। कुछ शिक्षक हैं, मैं मानता हूं कि वो गलत काम करते होंगे, कुछ शिक्षक अच्छे काम करते होंगे, तो शिक्षक ही नहीं, डेली मजदूरी करने वालों, हर तरीके के लोग परेशान हैं। ऐसी सिचुएशन में वर्चुअल एजुकेशन लाया गया कि कम से कम शिक्षक कुछ कर पाएँ। तो वर्चुअल एजुकेशन से भी जो है, अभी हमारे ग्रामीण के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कि सब लोग नेट को एक्सेस कर पाए, या सबके पास बहुत ढेर सारे ग्रामीण घर ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास संसाधन नहीं या फ़ोन नहीं है, या बहुत ऐसे लोग हैं जहां पर उनके घर पे नेटवर्क नहीं आता प्रॉपर, उनको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में बहरहाल कहा गया कि भाई इसके अलावा तो कुछ उपचार है नहीं वर्चुअल एजुकेशन के अलावा। अगर स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो भाई ज़िंदगी ज़्यादा अहम है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शुरू किया हमारा घर हमारा विद्यालय, और इसके अंतर्गत उन्होंने घर पे ही एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करी। अब स्कूल, घर पे ही स्कूल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने से आशय ये है, जैसे स्कूल की टाइमिंग उनके यहाँ 10 बजे होती थी, वैसे इसमें भी कहा कि भाई आपकी टाइमिंग 10 बजे होगी, बिल्कुल आप सब लोग 10 बजे पहुँच जाएंगे। जैसे उसमें कहा गया स्कूल शुरू होने से पहले बाकायदे 1 घंटी लगती थी, उससे आप प्रेयर में इकट्ठा होते थे और सारी चीज़ करते थे। वैसे सेम यहाँ पर भी कहा गया कि आप अपने घरों में थाली पीटिए, घंटी बजाइए, कुछ ना कुछ आप शंख बजाइए, जो भी आपके घरों में उससे बजा करके क्लास को अपनी शुरुआत करिए, जिससे कि वो घंटी बजने वाला कार्यक्रम आपको फील हो। और एक अच्छा 1 से लेकर के 8 तक के लिए प्रसारित हुआ, और याद रखिएगा इसकी टाइमिंग 10 से 1 रखी गई। इसी में वर्चुअल एजुकेशन के लिए भी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ ने भी शुरू किया। छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया उसका नाम है पढ़ाई तुहार द्वार। इसी तर्ज में उड़ीसा ने भी शुरू किया मो प्रतिभा। क्या शुरू किया? मो प्रतिभा। उत्तर प्रदेश ने भी आपने देखा होगा शुरू किया, जिसमें डीडी प्रभा वगैरह न्यूज चैनल पर इन्होंने भी अपना प्रसारण शुरू किया। बात में इन्होंने कोई योजना नहीं लाई, बहरहाल इन्होंने डीडी न्यूज चैनल पर ही अपने प्रसारण को किया। बात समझ में आ गई? तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अलग से सवाल और भी जो होंगे वो बताते चलेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा पहला कचरा पावर प्लांट भी लगाया गया है। अगर आपसे पूछेगा पहला पावर प्लांट कहाँ लगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला कचरा पावर प्लांट भी लगा हुआ है। ठीक है, और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में पहला ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर खोला गया। तो ये भी आप जानते रहना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में अगर बने तो आप उन्हें उखाड़ फेंकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है फलों को खराब होने से बचाने हेतु, सब्जियों को खराब होने से बचाने हेतु, वनों को बचाने हेतु। अब मुझे देखना है कि जवाब सही किसका है। काफ़ी अच्छा सवाल ये भी है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में कल मैंने सारी बात बताई थी बहुत विधिवत ढंग से, और आपने सुना भी था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सारी बातें अच्छे से पता भी है। बेटा मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जहाँ पे आलू, टमाटर या प्याज के रेट बहुत डाउन हो जाते हैं। स्पेशली जब आप जाते हो अप्रैल मई जून में, तो अप्रैल मई जून में अगर आप देखें तो स्पेशली टमाटर और प्याज के रेट काफ़ी गिर गए होते हैं। टमाटर और प्याज के रेट इतने गिर गए होते हैं कि यहाँ तक किसान ये कहता है कि हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है, और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए उस समय क्या करता है, इस टमाटर आलू प्याज को सड़कों पर ला करके फेंकने लगता है अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, क्योंकि उसकी लागत उसे नहीं निकल पा रही। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है, खास करके जब देखा जाए नवंबर दिसंबर का जब महीना आ जाता है, या कह सकते हो हाँ जनरली कह सकते हो कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जब महीना आ जाता है, तो इन दरमियान जो होता है आप देखें प्याज वगैरह का रेट, टमाटर वगैरह का रेट, ठीक है, अब काफ़ी हाई होने लगता है, काफ़ी हाई होने लगता है। इसलिए क्योंकि अब मार्केट के अंदर एक कम हो गए। उस समय ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि हर किसान के खेत में हो चुका था, और आराम से ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वे उसे मंडी तक नहीं पहुंचा पाते थे, इकट्ठा ज़्यादा हो जाता था, अपनी लोकल मार्केट में ही लेकर के पहुंच जाते थे। जब अपने लोकल मार्केट में ही लेके पहुंच जाते, लोकल मार्केट पे उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती थी क्वांटिटी, तो वहाँ पर जो है तो जब आपकी मार्केट के अंदर किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी तो स्वाभाविक इकोनॉमिक ये कहता है कि उस समय उसका रेट स्वाभाविक है डाउन हो जाएगा। लेकिन जब विंटर सीजन में आते हैं तब तो किसान के खेत में होता नहीं है,
सब कोल्ड स्टोर से लेकर के आते हैं। अब जब कोल्ड स्टोर से लेकर के आएंगे तो मार्केट में जो है उतना कोल्ड स्टोर में स्टोरेज नहीं था। मार्केट के अंदर क्या हुआ कि इनकी संख्या घट गई। जब मार्केट के अंदर इनकी मात्रा घट गई तो स्वाभाविक रेट काफ़ी हाइक हो जाएगा। तो सरकार ने कहा भाई अगर इसका एनुअल रेट मुझे स्थिर रखना है, पूरे वर्ष इसके रेट को स्थिर रखना है, तो सबसे पहले ये मुझे ज़रूरी है कि इसके सप्लाई को भी मुझे स्थिर रखना होगा। यानी जो किसान भाई के खेतों में जो प्रोडक्शन होता है और जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोकल मार्केट में सस्ते बेचने की बजाय उसे कोल्ड स्टोरेज तक लेके आए या भंडारण गृह में ले आए और रखें, जिससे कि उसे फालतू के औना पौना में ना बेचें। और कल के दिन जो शॉर्टेज होती है, अगर स्टोरेज में ज़्यादा रखा रहेगा तो शॉर्टेज नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया हम एक ऑपरेशन ग्रीन नामक योजना शुरू कर रहे हैं। इस योजना के तहत हम आपको अपने खेत से लेकर के भंडारण गृह तक ले आने में जो आपका खर्च आएगा उस खर्च का 50% हम भी ऐड करेंगे। और कोल्ड स्टोरेज में जब सामान को रखोगे उसका भी जो रेंट आएगा उसका भी 50% हम पे करेंगे सब्सिडी के तौर पर। आप लाइए और रखिए। इसके लिए इस योजना को ऑपरेशन टॉप भी कहा जाता है, यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। अब उम्मीद करता हूं बहुत ध्यान से सुना होगा। कोई यूट्यूबर शायद ही इतना बेहतर ढंग से, जो आप फ्री की क्लास भागते हो ना, इनकी क्लास देख लूंगा, उनकी क्लास देख लूंगा, यकीन करिए आज का यूथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक है, उसे चीज़ों को पता नहीं है। वो सिर्फ क्या है, सोशल मीडिया पे बैठ करके सेल्फी अपलोड कर रहा है, फालतू के कमेंट्स कर रहा है, फालतू के नेता बन रहा है। ठीक है, उसी में अपने वक्त को जाया कर रहा है। आप जागिए बेटा। अगर आप आज नहीं जागोगे, अपनी नौकरी से हाथ धो ही बैठोगे, आने वाली जनरेशन से भी आपकी वजह से वो खतरे में हो जाएगी। तो कोशिश करिए, खुद को अच्छा बनाइए और आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छा बनाने की कोशिश करिए। बेटा याद रखिए, आज इंसान का सिर्फ दिमाग रह गया है। ये दिल जो है इंसान का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ वो जो है ख़त्म हो गया है। अगर वो दिल अगर इंसान के अंदर होता तो कम से कम उस चीज़ों को सही से सोचता, मानवता को सही से सोचता, अपनी भविष्य को सोचता। आज वो हर चीज़ को दिमाग से सोचता है, दिल से किसी चीज़ को सोचता ही नहीं है। यही वजह है कि लोग कामयाब कहाँ हो पा रहे हैं। बहुत कम % लोग कामयाब हो रहे हैं, और जो कामयाब हो रहे हैं वो दिल और दिमाग दोनों के बीच बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं, इसीलिए वो लोग कामयाब हैं। चलिए ध्यान से चलते हैं। बहरहाल तो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो अभी मैंने बता भी दिया है कि फलों और सब्जियों के खराब होने से बचाने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हियर और राइट आंसर। करंट अफेयर्स की क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर आप मुझे बता दीजिए कि सर आप बहुत प्यार से समझा रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हर न्यूज़ को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, यहाँ से कोई डाउट से नहीं रह जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको यकीनन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। हमें भी लगे कि आप अच्छा सीख रहे हो और हम अच्छा सिखा पा रहे हैं, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छा बताने की मैं कंटिन्यू कोशिश और प्रयास करता रहूँगा। और भी एक बात आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर इंस्टीट्यूट बेटा इतना कम फीस में, अगर मात्र 1200 रुपये में अगर आपको सुपर टीटी का 10 महीने 12 महीने का बैच अगर दे रहा है, तो यकीन करिए आपसे कुछ नहीं ले रहा है। वो ये लोगों की भूल है कि हमसे पैसे ले लिए जा रहे हैं। यकीन करिए 1200 रुपये में एक चवन्नी मेरे जेब में नहीं आती है। एक महीने का 100 रुपये आप देते हैं हमें, एक महीने का 100 रुपये देने का मतलब समझ रहे हैं, एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं, एक क्लास का 75 पैसा दे रहे हो। एक टीचर घर से यहाँ तक आता है, पढ़ाता है, पढ़ा के जाता है, कम से कम एक क्लास के लिए उसके 150 रुपये के पेट्रोल खर्चा होते हैं। 100 रुपये के तो कम से कम खर्चे ही होते हैं। 4 टीचर्स आप देखते हो डेली अप्लाइड होते हैं। हम आपके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी लिए, प्लेटफॉर्म लिए, इसके लिए भी पे करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं लगता। लोगों को लगता है अरे यार हम लोगों से पैसे ले रहे, कमा रहे। यकीन करिए बेटा, आपके साथ में दिल से जुड़ा हूँ। पैसे हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी हमारी आपकी करियर है। अगर आपका करियर सुरक्षित है तो हमारा भी करियर ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हम आपके लिए काम करते हैं। आप लोग जुड़िए, आप लोग दूसरों को भी सजेस्ट करिए, आप जुड़ें, आप आइए इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर और आपको एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बड़ा फ़ायदा मिलेगा बेटा, एक करंट अफेयर्स के जैसे लेक्चर शानदार हो रहे हैं ना, कल के दिन इत्मीनान से आप गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैवल करते हुए ईयरफोन लगा के सुन लोगे, बस में बैठ के घर जा रहे हो, मान लो ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, बस में बैठे हो, घर जा रहे हो, आराम से क्लास सुनते हुए चले जाओगे, जितना पढ़े रहोगे अच्छे से याद हो जाएगा। बात समझ में आई? खाना बना रहे हो, शाम को थक करके लेटे हुए हो, चाहे वो करंट के सवाल हो जाए, चाहे सोशलॉजी के सवाल हो जाए, कर लोगे। मैथ्स के लिए आप देख रहे हैं कि सवाल या प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाती है आपकी। हमारे ही सब्जेक्ट नहीं, अन्य टीचर भी अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर बेहतर ढंग से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी टीचर में कोई कमियां हैं
तो उन्हें आप बताइए, हम उसे सुधारेंगे। उन टीचर को बोलेंगे बेटा इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, वो ऐसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेस्ट देंगे बेटा, बेस्ट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस नहीं, हम दिल जीतने के लिए आए हैं। बात समझ में आई? और वो दिल जीतने के लिए हमें सिलेक्शन देना होगा और हम देंगे। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमें अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्क्रीन पर लाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा ऑलरेडी, और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के सवाल इस सवाल के लिए सही आ रहे हैं। कमेंट कितने लोगों के सही आ रहे हैं। चलिए, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भागीदारी की? आप सबको पता है स्विगी मनी जो है एक तरीके से आपको होटल वगैरह पे जब ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से खाना ला करके डिलीवर्स करती है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ऑनलाइन आप खाना वगैरह, डिनर वगैरह, लंच वगैरह, सपर वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह आपको डिलीवर करती है। और अभी इसने क्या किया कि भाई आप देख ही रहे हो प्रेजेंट टाइम में डिजिटल सारा कुछ होता जा रहा है, हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने भी कहा भाई कैश वगैरह लेने का झंझट खत्म करो, बंदा उधर से ऑर्डर करे और उधर से सीधा वॉलेट से अपने ट्रांसफ़र कर दे। तो इसके लिए इन्होंने ICICI बैंक के साथ मिलकर के एक साझेदारी करी। उसके साथ उन्होंने जो ऑनलाइन वॉलेट जो शुरू किया, अपना डिजिटल वॉलेट जो शुरू किया, उसका नाम इन्होंने रखा स्विगी मनी, और इसको एक ICICI बैंक के साथ इन्होंने मिलकर के शुरू किया है। अब इतना आप जानते रहना, स्विगी आपको पता है सन 2014 में बंगलौर में खुली है, ठीक है। इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट बंदे हैं, और तीनों बंदे का नाम भी जानते रहना। पहला बंदा श्री हर्ष मजेटी, वो भी जानते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हो सकता है पूछ ले, वैसे जल्दी पूछता नहीं है। दूसरा है राहुल जैमिनी, तीसरा है नंदन रेड्डी। ये तीन लोग मिलकर के स्विगी की फाउंडिंग किए। सन 2014 में बंगलौर के अंदर पहली बार खुला। और ICICI बैंक जो आई, ये भी मैं बता दूँ सन 1996 में या 94 में आई, शायद 1994 में आई, हाँ 1994 में। ICICI बैंक जो आई सन 1994 में आई। कब आई? 1994 में आई। और ये सबसे पहले खुली बड़ोदरा गुजरात। कहाँ खुली? बड़ोदरा गुजरात में सबसे पहले 1994 में खुली। और इस बैंक के जो चेयरमैन हैं वो गिरीश चंद्र हैं। कौन है? गिरीश चंद्र। ऐसा प्राइवेट बैंक है, याद रखना, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी है। अब याद रखना, लेकिन इसके जो MD और CEO हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसके MD एंड CEO ये है संदीप बख्शी, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ये याद रखना। अभी ICICI ने एक चीज़ और शुरू करी है, iBox। अगर iBox आप जानते होंगे है क्या, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ICICI ने अभी एक iBox नामक एक पहल शुरू करी। वो iBox है क्या, इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पज जो है क्या, ये आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ICICI। चलिए आगे चलता हूँ। इसका उत्तर गलत टिक हो गया था, सिटी बैंक। तो आप जानते रहना, मैं सही उत्तर आपको बता दिया हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके साथ हम आज की क्लास से विदा लेंगे, कल फिर मिलेंगे और आगे करेंगे। ज़बरदस्त आप सीख रहे हैं और आप सीखते रहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मैं जितने भी बच्चों को देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग उत्तर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और जब मैं YouTube पर क्लास लेके आता हूँ तो उसे भी देखना ना भूला करो बेटा, ठीक है, उसे भी देखना कदापि ना भूला करो। YouTube पर एक शानदार क्लास लेकर के आता हूँ, 4 बजे मैं डेली लेकर के आता हूँ, 4 से 5 बहुत ज़बरदस्त क्लास लेकर के आता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वहाँ पर किसी को कोई पेमेंट भी नहीं करना। आपके जो साथीगण हैं उन्हें भी आप बोलिए, कम से कम अगर आपको लगता है तो कम से कम फ्री क्लासेस भी जाके देखिए, वो जो पेड नहीं लिए हैं। अगर वहाँ पर उन्हें अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने की स्किल अच्छी लगे, उन्हें कंटेंट हमारे समझ में आए, तब वो हमारी ऑनलाइन बैचेस के अंदर जुड़े, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। इसलिए बाकायदे मैं शाम को 4 से 5 में पढ़ाता हूँ। आप लोग भी वहाँ पर आइए। चीज़ों को जितनी बार देखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा। तो आप लोग भी ज़रूर शाम को 4 बजे पहुँच जाया करो, बिना बुलाए। नेट 4 बजे आप अपनी कलम कॉपी लेकर तैयार रहो और घर वालों को बता दो बेटा कि हमें इस बार कुछ करके दिखाना है। 2021 के अंदर मुझे हर हालत में चयन पाना है, और चयन वही पाएगा बेटा, याद रखिएगा, जिन्होंने बहुत पसीना बहाया है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। सिलेक्शन पाना ईयर बाई ईयर घटता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। जो एफर्ट अच्छे डाल रहे हैं ना,
वही सिलेक्शन पार है। तो आप लोग अपना, मैंने एक लाइन भी दिया था पिछले दिनों में, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। तो वही तर्ज पे चलो, या तो एकदम जुट ही जाओ हाथ पैर धुल करके कि बस मुझे हर हालत में पाना है, इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक चला जाऊंगा, लेकिन मुझे सरकारी जॉब 2021 के अंदर हर हालत में गेट करनी है। या तो फिर सोच लो भाई चलो ठीक है, क्या करेंगे 2021 में जाके अपना घर बसा लेंगे, क्या करेंगे फालतू के झंझट में पढ़ करके, तो वो चीज़ आप कर लो। ठीक है, बीच में आप मत पढ़ो, क्योंकि जो भी इंसान बीच में पढ़ता है वो किधर का भी नहीं होता, वो दोनों तरफ से परेशान होता है मानसिक तौर पे। तो आप लोग एक तरीका डिसाइड कर लो, उस पर तगड़ा काम करिए, ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू शिवानी जी। बहुत जितने भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं मैं आपके लिए बेहतर परफॉर्म करूं। ध्यान देना, आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर का नाम बताइए। ये भी बहुत गजब का सवाल है, हमें आप जरूर इस सवाल को बता दीजिएगा। आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर का नाम बताइए। बहुत ही लाजवाब सवाल है, आसानी से बता सकते हो। कहोगे सर कैसे बताऊं? ध्यान देना, मैं बता देता हूं कैसे बताएंगे। तो आईसीसी आप लोग जानते होंगे, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बनी, इसमें एक नई बात मैं बता देता हूं, आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत चीज़ बदलती रहती है। आईसीसी का गठन जो हुआ, ये तो सबको पता है कि 15 जून सन 1909 को हुआ। ये तो सब जानते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये 15 जून सन 1909 को जब बना, तो सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, ये इसका हेडक्वार्टर जो है 1909 से लेकर के सन 2005 तक लंदन में था। कहाँ था? लंदन में, मतलब ब्रिटेन में इसका था। सन 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ आया? दुबई में। यानी सन 2005 से अब तक इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, इसलिए हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कि आईसीसी का सबसे पहले जो हेडक्वार्टर बना था वो कहाँ बना था, तो वो लंदन में बना था। ठीक है, सन 2005 में इसका हेडक्वार्टर दुबई में आया। बात समझ में आ गई। और प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष आप लोग जानते ही होंगे, अरे अध्यक्ष लिखना था। आईसीसी के अध्यक्ष आपको मैंने बताया था कल ही थी कि इमरान ख्वाजा है। कौन है? इमरान ख्वाजा, जो इमरान ख्वाजा। लेकिन अगर यही पूछा जाए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली है। ये भी आप जानते रहना, सौरभ गांगुली। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन दोनों तरफ गलत कर देते हैं। और यही आईसीसी के अगर सीईओ या एमडी पूछा जाएगा तो ये याद रखना, ये है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। ये भी आप जानते रहिएगा। और इसमें सबसे कम उम्र के इसके एलीट पैनल में जिस अंपायर को शामिल किया होगा, भारत के नितिन मेनन है। कहाँ के? भारत के नितिन मेनन है। ये मात्र 36 वर्ष के हैं और इन्हें इस एलीट अंपायरिंग के एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो कई बातें यहाँ से आपने देखा, सुना और समझा। और एक चीज़ पूछ लिया जाए, आईसीसी के मेंबर कंट्री कितनी है, यानी सदस्य देश कितने हैं, तो आईसीसी के मेंबर कंट्री 104 हो चुकी हैं। यानी आईसीसी की सदस्यता 104 कंट्रीज़ ले चुकी है, जो क्रिकेट खेलने की बात करती है, जिनके लिए आईसीसी नियम कानून या पूरी चीज़ उनके कह सकते हो पूरी मॉनिटरिंग करने का काम करता है। हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, उसे भी मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ, क्योंकि वो सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे भी आप समझ लीजिएगा। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल है वो ये है कि आईसीसी ने 2020 में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसे और कितने लोगों को दिया? तो आईसीसी 2020 हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 2020 में ये 3 खिलाड़ियों को दिया। कितने खिलाड़ियों को? 3। और वो 3 खिलाड़ी हैं कौन से, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। वो 3 खिलाड़ी जो है आप सबको मैंने कल के दिन में बताया था। पहला है जहीर अब्बास, जो पाकिस्तान के रहे हैं, जहीर अब्बास। ठीक है, जहीर खान अगर होता तो भारत हो जाता, बहरहाल जहीर अब्बास है, पाकिस्तानी प्लेयर है, तो हॉल ऑफ फेम में इन्हें चुना गया। दूसरा है जैक कैलिस, जो साउथ अफ्रीका के एक महान ऑलराउंडर हैं। आपको पता भी होगा कि इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने
टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10-10 हज़ार रन भी बनाए हैं और 100-100 विकेट भी लिए हैं। तीसरा महिला को मिला है तो 2 मेल को मिला है, 1 फीमेल को मिला है। फीमेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं जिनका नाम है लीसा स्थैलेकर। ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज है। तो ये तीनों नाम आप जानते रहना, कहाँ से ये भी मैंने आपको बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने सुना, कुछ ही न्यूज सुना। ऑफलाइन जब आपको मैं पढ़ाता था करंट अफेयर्स तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे इससे कम ही न्यूज होती थी। यहाँ पर तो हद तक मैंने कई न्यूज आपको पढ़ाया, ध्यान से आपने सुना भी और समझा भी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर बताइएगा कि चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऑनलाइन का बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान लाया गया है। चैलेंजर पॉइंट के एक्स स्टूडेंट जितने भी हैं या जो सुपर टेट की बैच में नॉमिनेटेड लिए हैं उनके लिए बहुत सस्ता है, मात्र 1200 में है। बाकी लोगों के लिए 3000 का कोर्स है। ठीक है, इसके साथ जुड़े और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। यकीनन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब कोर्स है। आपने उस दिन यूट्यूब पर क्लास देखा होगा, एक बच्चे ने बाकायदे कमेंट में क्या लिखा कि जिस दिन से सर चैलेंजर पॉइंट से मैं जुड़ा हूँ उस दिन से मैं चंद्रा को छोड़ दिया हूँ देखना, चंद्रा तो मैं भूल ही गया देखना, ऐसा कहा। यानी कहने का उसका तात्पर्य ये था कि हम लोग जो कंटेंट डिलीवर्स कर रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पढ़ाने की प्लानिंग है वो बिल्कुल चंद्रा वालों के टीचर से कहीं अच्छा मैं पढ़ा रहा था। तभी उस बच्चे ने बाकायदे हमारे साथ जुड़ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट किया। हम तो उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं है कौन हो, कहाँ का है। ठीक है, तो बिल्कुल आज के लिए हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई को नियमित रखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए। हम इस पर एक वीडियो भी बनाने वाले हैं कि हम सुपर टेट एग्जाम, जैसा कि आपने देखा होगा पोलिंग में आपने वोट किया है, सबसे ज़्यादा डिमांड हुई है, आपने देखा होगा कि सुपर टीटी के अंदर कैसे मैं सफल हूँ। तो इस पर मैं वीडियो जल्दी ही मैं बनाऊँगा, आप लोग उस वीडियो का इंतजार करिए और अपने दोस्तों को बताइएगा। जब वीडियो में पोस्ट करने वाला होगा ज़रूर मैं बताऊँगा, सब लोग देखिएगा। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।